Hi friends, I am Amjad Ali Gorsi and you are watching NHS Farms YouTube चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं जी कॉटन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर। कॉटन पर हम दो वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह हमने रेस बेड्स पर कॉटन को लगाना है, और उसमें दूसरी हमारी वीडियो थी कि हमारी पेस्ट मैनेजमेंट उसमें कैसे होगी। दोनों का डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया है, आप उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो है वो उसमें मिसिंग थी और हमारे दोस्तों ने कमेंट्स करके और व्हाट्सएप पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जिनको एड्रेस करने के लिए मैं उस पर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश होगी कि हम शुरू से लेकर एंड तक जो है तमाम आस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई मसला ना हो, और इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखें और दरमियान में स्किप ना करें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इसको समझ सकें। और दूसरी चीज़ यह है कि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और जनाब कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, बात स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि लैंड प्रिपरेशन। देखें, जब भी हम बात करते हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर की या हम पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी की बात करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत कॉमन हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं पिकनिक के, वो तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा इस चीज़ को देख रहा है तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर इस तरीके पर वो कॉटन को सक्सेसफुली लगाना चाहता है तो उसे करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन जो है उसकी लेज़र लेवलिंग करनी पड़ेगी। आपको बड़ी बड़ी लेंथ के बड़े बड़े प्लाट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद जनाब आप तोड़ेंगे उसका हार्ड पैन। आप चिज़ल हल चला के अपनी ज़मीन का हार्ड पैन जो है वो 2 फुट तक है, 2.5 फुट तक है, जितना भी है वो आप ब्रेक करेंगे। उसके बाद आप उसको भर के पानी लगा के वाटर वाश करेंगे। और अगर आपकी ज़मीन पर साल्ट्स का मसला है तो जनाब आप पानी के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार के मतलब बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो अर्ज़ करता चलूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार का तल्लुक़ इस बात से है कि आपकी ज़मीन में नमकियात का मसला कितना है। अगर आपकी ज़मीन में नमकियात का मसला नहीं है तो आप बिल्कुल वैसे ही पानी लगाएं, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल न करें। अगर नमकियात हैं, ज़मीन कलराठी है, अगर कम है तो फिर भी आप 10 kg सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप समझते हैं कि उसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो पानी आपने इस्तेमाल करना है उसमें भी साल्ट्स हैं, तो फिर आप इसकी मिकदार को 20, 25, 30 kg तक, इवन के लोग इसको 40 kg तक भी इस्तेमाल करते हैं। उस वक़्त इतनी ज़्यादा मिकदार पानी की इस्तेमाल होती है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है और आपको बिल्कुल भी उससे कोई परेशानी नहीं होती। ज़मीन आपकी ऊपर से जो साल्ट्स हैं उसको वाश करके सल्फ्यूरिक एसिड ज़मीन की निचली सतह पे ले जाता है। अच्छा जी, दूसरा हमने करना है कि ज़मीन को इतना ब्रीक कर लेना है कि उसमें से सीड निकल सके, और तीसरा कि उसके हम 42 इंच के स्टैंडर्ड बेड्स बना सकें। देखिए, बेड्स मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 42 इंच के ही बनाएं ताकि आपको दोबारा जी बेड्स ना तोड़ने पड़ें, और आप जो है इन्हीं बेड्स पर अगली क्रॉप्स जो हैं वो लगा सकें। ठीक है जी, ओके जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी सीड की और वैराइटीज़ की। अच्छा जी, सीड किसी भी क्रॉप का हो तो उसके मतलब एक दो चीज़ें बुनियादी हैं। एक तो सीड माफिया से बचें, और जो माफियाज़ यूट्यूबर्स हैं उनसे भी बचें कि जनाब ये वैरायटी लगा लें, इस पर पिंक नहीं आएगी, ये वैरायटी लगा लें जी इतने मन प्रोडक्शन आ जाएगी, ये कर लें। नहीं, काइंडली जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं उनको फॉलो करें और डीलर्स से बचें। कोशिश करें कि किसी अच्छे फार्मर से जो है वो कपास का सीड जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो ले लें। हमारे गवर्नमेंट के अदारों ने जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ बनाई हैं उनका ले लें। थोड़ा मैं बताता चलूँगा कि जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं हमारे वक्त जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उसमें J5 है, SS32 है, MNH 1026 है, अप्रूव्ड वैरायटी है। इसके अलावा BT CIM 633 अप्रूव्ड वैरायटी है, 490 अप्रूव्ड वैरायटी है, CKC1 ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस है। इसमें बताता चलूँगा जो राउंड अप का स्प्रे है या ग्लाइफोसेट आप वीड्स के लिए, जो कि हमारा इशू नहीं है, हमने तो इसको मल्च करना है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें। तो अगर वीड्स का मसला हो तो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। जो कपास जो है वो नहीं मरती और वीड्स मर जाती हैं। CKC है, AM 17 है, BS 15 है, उसके बाद MNH 1035 है,
और MNH1086 है, FH492 है, स्नोबल, बहुत सी वैराइटीज़ हैं। ये कुछ 3-4 वैराइटीज़ हैं जिनके मतलब है जी पिंक फ्री हैं, लेकिन देखें जी पिंक फ्री इनका क्लेम ज़रूर है, ये बिल्कुल पिंक फ्री नहीं है कि पिंक बॉलवर्म इस पर हमला ही नहीं करता, लेकिन किसी हद तक इनमें टॉलरेंस और रेजिस्टेंस है। इसमें PF3 है, PF5 है और CRIM जो है हमारा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान जो है, वहाँ से आप इन तमाम वैराइटीज़ के सीड 250 रुपये पर केजी के हिसाब से जी आप परचेज़ कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने सोइंग मेथड क्या रखना है। जी आप बेड्स देख सकते हैं, बेड्स का साइज़ बिल्कुल यही होगा, लेकिन ऐसे इन्होंने कपास लगाई है, इससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है कि आपने जो अपनी दोनों लाइनें लगानी हैं बेड्स के ऊपर, वो कम से कम आपने 6 इंच का फासला अपनी खाली से रखना है दोनों साइड से, क्योंकि हमारा मकसद है 6 इंच का फासला हम रखेंगे तो हमारी जो पौधा है वो एक अच्छा रूट सिस्टम डेवलप करेगा। जब पौधा एक अच्छा रूट सिस्टम डेवलप करेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसे न्यूट्रिशन लेने में आसानी होगी और पेस्ट का जो है हमला उसको बर्दाश्त करने में आसानी होगी, बार बार पानी नहीं मांगेगा क्योंकि उसका रूट सिस्टम डेवलप हो चुका होगा। तो ये आपने बिल्कुल किनारों पे नहीं लगानी, क्योंकि ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है कि पानी के नज़दीक लगा दें। नहीं जी, पानी से आप पौधे को दूर करेंगे तो तब भी वो रूट्स डेवलप करेगा पानी की तरफ आने के लिए। 6 इंच इस साइड को, 6 इंच दूसरी साइड को, और साइडों को जब रूट्स वो डेवलप करेगा और नीचे बेड में वो अपनी रूट्स को डेवलप करेगा। कॉटन के लिए आप याद रख लें, ये कॉटन का जो आदत है, जो हैबिट है, वो एक दरख्त वाली है। कॉटन इतनी लंबी जड़ करता है जैसे आपके दरख्त से जड़ लंबी करते हैं, और इसका कद भी इतना ही होता है अगर आप जनाब इसको ज़रा फ्री ग्रोथ करने दें तो। ये आपने ख्याल रखना है कि दोनों साइडों से आपने 6-6 इंच जगह जो है वो छोड़नी है। 2 लाइनें आपने अगर लगानी, 2 लाइनें ही लगाएं, क्योंकि हमारी जो वैराइटीज़ हैं उस पर 2 लाइनें ही ठीक हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने करना क्या है कि अब जो लोग गंदम के बाल लगा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो प्लांट टू प्लांट 1 फुट या 1.5 फुट फासला रखें। लेकिन वो लोग जिन्होंने 2 महीने पहले फरवरी में या मार्च में काश करते हैं तो वो कम से कम 2 फुट फासला प्लांट टू प्लांट रखें, ताकि पौधों को जो है वो प्रॉपर स्पेस मिल सके। ये हमारा जी इस सिलसिले में आपका बीज जो है वो 3 से 4 किलो बीज लग सकता है, बल्कि इससे भी कम लगेगा। ठीक है जी, हमारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो हमने इतने मेंटेन करने हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि जी हमने इसकी मल्चिंग का क्या करना है। देखें, मल्चिंग की बहुत अहमियत है पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर में, पिकनिक में। अगर आप मल्च नहीं करेंगे तो आप वो रिज़ल्ट्स नहीं ले सकते जो आप लेना चाहते हैं, ये सीधी सी बात है। और ख़ास तौर पर जब आप गंदम के बाद कॉटन लगाने जा रहे हैं तो भाई फिर तो आपको मल्च ज़रूर करनी पड़ेगी। ये देखें, आप तस्वीर में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्च की हुई है। मल्च करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। देखें, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, एक बात, सबसे अहम बात। और अगर आपकी ज़मीन का टेम्परेचर मई जून के महीने में जनाब वो 32-35 तक भी आप कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके कपास को कोई मसला आएगा ही नहीं। तो आपका तो मई जून में अगर ज़मीन नंगी छोड़ते हैं तो भैया आपका टेम्परेचर जो है वो चला जाता है 70-75 पर, ज़मीन का टेम्परेचर। तो आपको रोज़ पानी लगाने पड़ते हैं। आप पानी लगाएंगे, साल्ट्स ज़्यादा ऐड होंगे और आपकी क्रॉप जो ज़मीन के पोर्स हैं वो बंद होंगे, स्ट्रेस में आ जाएगी। अगर आपने मल्च किया हुआ है तो जनाब आप दूसरा जी, आपको जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी, बिल्कुल नहीं उगेंगी। आपको कोई वीडिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई मसला नहीं आएगा। तीसरा, जो आपके माइक्रोब्स हैं उनको एक आइडियल कंडीशन मिलेगी ज़मीन के अंदर कि वो अपना मुकम्मल प्रोसेस कर सकें। वो माइक्रोब्स जो हैं वो एक तरफ आपको खुराक देते हैं, दूसरी तरफ वो जो आपकी फसल पर कीड़े मकोड़े हमला करेंगे, पिंक हमला करेगी और वाइट फ्लाई हमला करेगी, जितनी भी बुलाएं हमला करेंगी, तो उनको मारने वाले कीड़े भी इसी मल्च के अंदर पैदा होंगे। वो बैक्टीरिया, वो नीमाटोड्स, वो फंगस जो हमारे नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म करते हैं, वो भी इसी मल्च के अंदर जनाब पैदा होंगे। अब बात करते हैं कि मल्च कपास को बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया, वो ये किया कि कौन सी मल्च की जाए, और आया सीड लगाने से पहले मल्च की जाए और बाद में मल्च की जाए। देखिए, मल्च अगर तो आपके पास छोटे पार्टिकल साइज़ वाली मल्च है तो मेरी बात याद रखें, मतलब उसमें तूड़ी है आपके पास, आप गंदम की, आपके पास सरसों का कटल है, आपके पास हस्क है, राइस हस्क है जिसे तो कहते हैं, तो जनाब आप सीड लगा के उसके बाद जो है वो आप मल्च करें। उसमें से चाहे 2 इंच की मल्च करें, 3 इंच की, कॉटन का पौधा आसानी से उसमें से निकल सकेगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब है पराली है या
कुछ इस तरह की मल्च है जिसका साइज़ बड़ा है, आप समझते हैं कि इसमें से पौधे को निकलने में मसला आएगा, तो फिर आप बेशक सीड लगाने के बाद ही मल्च करें, लेकिन जिधर आपने कॉटन की लाइन लगाई है आपको चाहेंगे कि वहाँ पर आप थोड़ा अवॉइड करें कि वहाँ पर मल्च ना, जब कॉटन ग्रो कर जाए, जर्मिनेट कर जाए, उसके बाद आप जो है वो वहाँ पर मल्च डाल दें। देखिए मल्च के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, ये तो डेड मल्च की बात थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा कवर क्रॉप की, कि अगर हम इसके साथ कॉटन के साथ कवर क्रॉप लगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम जनाब लाइव मल्च लगाएं, वो मल्च जो कि हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी दे, हमारी ज़मीन को भी कवर करे, और जनाब हमें जो है वो वीड्स भी ना उगें और हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत भी ना करना पड़े, तो वो क्या करें? उसके लिए दो ऑप्शंस आपके पास बेस्ट हैं। अगर तो आपकी ज़मीन पक्के वट की है, तो भाई मतलब आपकी ज़मीन चिकनी है, थोड़ी सख्त है, तो आप जो कवर क्रॉप लगाएं वो लूसन लगाएं। गर्मी में लूसन की जर्मिनेशन को थोड़ा बहुत मसला आ सकता है, लेकिन आप अगर उसको अच्छी मॉइस्चर देंगे तो लूसन जो है वो कामयाब है। लूसन एक, क्योंकि लूसन जो है वो सख्त ज़मीन में भी जड़ें अपनी पैदा करके जमीन नीचे लंबी ले जा के ज़मीन में पोर्स बनाता है, ज़मीन में स्पेसेस बनाता है, जिससे ज़मीन में पानी जज़ब करने की सलाहियत बढ़ती है। ज़मीन की जो एयर स्पेसेस हैं, एयर जो हवा ज़्यादा जज़ब करने की सलाहियत है वो भी बढ़ती है। और अगर आपकी ज़मीन मैरा है और अगर आपकी ज़मीन रेतली है, तो फिर आप लूसन की बजाय लेगम्यूनस जब क्रॉप लगाएंगे तो वो मतलब मूंग बीन आपने लगा ली, मूंग बीन लगाएंगे तो एक तो आपकी ज़मीन को जल्दी से कवर कर लेगी, मतलब कवर क्रॉप के तौर पर काम करेगी। जब वो ज़मीन को जल्दी से कवर कर लेगी तो वो वीड्स को उगने नहीं देगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, वो लेग्यूम्स होते हैं, वो आपकी क्रॉप के लिए थ्रू आउट आगे नाइट्रोजन फिक्स करेगी, आपको बाहर से नाइट्रोजन नहीं देनी पड़ेगी। तीसरा, जो सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो आपकी कॉटन को छोड़ के मूंग बीन पर आके जनाब सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, और आपकी कॉटन जो है वो सकिंग पेस्ट से और सुंडियों वगैरह से महफूज रहेगी, क्योंकि मूंग बीन उसके लिए आइडियल है एज़ कम्पेयर टू कॉटन, एक चीज़। तो दूसरी चीज़ है कि वो जब उसमें जड़ें जो हैं उगेंगी तो वो जड़ें स्पेसेस बनाएंगी, आपकी ज़मीन जो है वो इम्प्रूव होगी, और फिर आप उसमें से फल भी ले सकते हैं, फलियां तोड़ भी सकते हैं जनाब, ठीक है। या आप उसी को काट कर उसके ऊपर जड़ें नीचे रहने दें और उसके डालकर आप जो है वो डेड ऑर्गेनिक मल्च के तौर पर उससे काम ले सकते हैं। तो मूंग बीन और लूसन और या फिर सोयाबीन, ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। तो ये जनाब कवर क्रॉप और मल्चिंग के मतलब जो है हमारी कुछ बातें थी। अच्छा जी, अब हम थोड़ी बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग और कवर क्रॉप में आप फ़र्क को समझें। कवर क्रॉप का हमारा बुनियादी तौर पर मकसद होता है कि ज़मीन को कवर करें, लेकिन इंटरक्रॉपिंग का मकसद होता है कि हम दोनों फसलों को साथ साथ लेके चलना चाहते हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दरमियान में उस बंदे ने एक लाइन जो है वो तिल की लगाई है और दो लाइनें जो है वो कॉटन की लगाई हैं एक ही बेड पर। देखिए, ये जब आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो बहुत से फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। एक तो हमारे इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो बहुत मैनेज हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। आप अगर एक जगह पर आपने जनाब कॉटन ही लगा रखी है, तो भाई वहाँ पर तो जो कॉटन के कीड़े हैं, सुंडियाँ हैं, वो तो धुमाले डालेंगी। उनको पता है हमारी खुराक यहाँ पर ख़त्म ही ना, उनको कोई कन्फ्यूजन होगी, उनको पता है इस पर हमने फीड करना, वो फीड करते रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी क्रॉप्स भी साथ में लगाते हैं तो इस तरह वो जो पेस्ट हैं, वो कीड़े जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ है। अब अगली बात है कि एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप एक बेड पर जो है वो तिल लगाएं, दूसरी बेड पर आप कॉटन लगा लें, एक बेड पर आप मूंगी लगाएं, दूसरी बेड पर जो है वो आप कॉटन लगा लें, एक बेड पर आप मकई लगाएं, दूसरी बेड पर आप कॉटन लगा लें। तो इस तरह दूसरी क्रॉप्स जो हैं उनके साथ भी आप जो है वो इंटरक्रॉपिंग इसकी कर सकते हैं, जिससे आपको बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी और आपको बहुत से फ़ायदा। अब ये वाली तस्वीर देखें कि मतलब ये उन्होंने क्या किया है कि जनाब एक तरफ वीट लगाई है और उसके दरमियान में उन्होंने कॉटन लगाई है। ज़ाहिर है उन्होंने वीट पहले लगाई होगी जब वीट का मौसम था, और जब कॉटन का सीज़न आता है तो या तो वीट वहाँ से काट ली होगी, या पहले उस बेड पर उन्होंने कोई और क्रॉप लगाई होगी, जो कि मतलब आप प्याज लगा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। उसको उन्होंने उखाड़ के हार्वेस्ट करके तो उन्होंने आगे कॉटन लगा दी। ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ वीट लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास जनाब कॉटन लगी हुई है। ये तस्वीर आप देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी देखें, आपको आइडिया दिया गया है कि भाई आप मेज़ लगाएं और साथ में आप कॉटन लगाएं, और ये बायोडाइवर्सिटी इससे बढ़ती है। और मैं तो आपको वैसे ही मशवरा दूंगा कि अगर आप नहीं भी
इस तरह से करना चाहते हैं तो साइडों पर एक एक लाइन मेज़ की लगा दें, आप जंतर की एक एक लगा दें, आप दरमियान में एक एक लाइन जंतर की लगा दें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं वो जनाब कंफ्यूज होते हैं। देखें, आपने कॉटन लगाई है, साइड पे आपने मेज़ का दूचा कर जाएगी या जंतर है वो कादूचा कर जाएगा, तो जो बाहर से कीड़े आने हैं उनको तो नहीं पता कि आपने आगे जो है वो कॉटन लगाई है। मतलब इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी और ये हम तरीके जो हैं वो इंसेक्ट्स पेस्ट को हम कंट्रोल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने स्प्रिंग मेज़ लगाई है और आप चाहते हैं कि आपने एक बेड पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए आइडिया होगा कि आपने एक बेड काट के आप साइलेज के लिए दे दें और दूसरे बेड की आप छलियाँ पकाने के लिए रख लें। दरमियान में जो बेड आपने खाली किया उस पर आप कॉटन लगा दें। अब इसमें एक तो देखें आपको कितना प्यारा वो मेज़ जो है वो साइड से शेड देगी, और मेज़ के और इसके कीड़े डिफरेंट होते हैं और हर चीज़ ही माहौल डिफरेंट है। शेड भी देगी, उसके लिए एक अच्छा आइडियल टेम्परेचर भी देगी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो मकई का जो शेड है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, आपको इसका नुकसान कोई नहीं होगा। तो आपने बहारिया मकई लगाई थी, आपने एक बेड से आपने मकई को एज अ साइलेज, एज अ जो चारा जो आपने काट लिया, और आपने अपनी जो कॉटन है उसको आपने लेट नहीं होने दिया उसमें कॉटन की। अब जब आप मेज़ को हार्वेस्ट करेंगे तो इसके आगे आप कोई और क्रॉप लगा दें। तो इस तरह की, ये हम तो गोरों की तस्वीरें चोरी करते हैं जी, इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में तो मिल नहीं रही। हम अगर इन चीज़ों पर आएंगे तो तब जाके हम पेस्ट को और हमारी क्रॉप्स के जो पेस्ट के मसले हैं, जो कीड़ों। अच्छा जी, इंटरक्रॉपिंग के मुतल्लिका ही एक चीज़ मेरे जहन में आई है कि कुछ लोग जिनके बागात हैं, आम के बागात हैं, सिट्रस के बागात हैं, जिन्होंने मतलब ज़्यादा फासले पर बागात लगाए हुए हैं, खजूरों के बागात हैं, तो कोई किसी तरह की बागात है उनमें कॉटन को आप इंटरक्रॉप कर सकते हैं। कल अनवार साहब पूछते थे कि जी मैं अपने सिट्रस में जो है वो राइस लगा लूँ। देखें, अगर तो आपने इधर कोई जनूबी पंजाब वाली साइड पर आप मतलब आपका बाग है तो उसमें कॉटन लगाएं। कॉटन का मशवरा मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कॉटन का हैबिटेट जो है, जो इसकी है वो है प्लांट की तरह का। मतलब एक होती माइक्रोहिजल फंगी, कॉटन उसको पसंद करती है। जिस खेत में माइक्रोहिजल फंगी की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कॉटन उसको, और जहाँ पर आपने बाग लगाया होता है वहाँ पर माइक्रोहिजल फंगी की पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो अगर आपने रेस बेड पर अपना बाग शिफ्ट किया हुआ तो दरमियान वाले बेड्स पर आपके पास कॉटन बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप जो बागात हैं वहाँ पर आप कॉटन देखें, कॉटन की अहमियत को समझें। ये हमारे लिए लक्ष्मी है, इसको हम नहीं उगाएंगे तो हम मुनाफा नहीं कमा सकते, हमारा मुल्क मुनाफा नहीं कमा सकता। हम बहुत से ज़र मुबादला बाहर इस पर ख़र्च करना पड़ेगा। हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ने, हमारे पेस्टिसाइड के साथियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हम इस तरह के मेथड्स ढूंढ के अपनी कॉटन को सरवाइव कर सकते हैं। तो ये जी कुछ अच्छा जी, अब हमारे कुछ साथियों का, बल्कि बहुत सारे साथियों का तअल्लुक़ था कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था पीबी रॉप्स का। पीबी रॉप्स पर बात करने से पहले थोड़ी पिंक पर बात करते हैं। हमारा जो कीड़ा इसमें हमें जो बहुत ज़्यादा तंग करता है जी कॉटन में, वो है पिंक बॉलवर्म। क्योंकि पिंक बॉलवर्म के ख़िलाफ़ अब पेस्टिसाइड्स भी इफ़ेक्टिव नहीं रही और उसका तरीका वारदात ऐसा है कि सत्यानाश कर देता है वो देखते ही देखते। तो पिंक बॉलवर्म में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जी जो बहुत अहमियत रखती है वो नाइट ट्रैप्स हैं। नाइट ट्रैप्स का आप जहन में रख लें कि सिंपल नाइट ट्रैप किसे कहते हैं, कि आपने रात के वक्त एक बल्ब लगाया अपने खेत में, उसके नीचे आपने एक कनाली या किसी चीज़ में पानी रखा, उसमें आपने मिट्टी का तेल या कोई भी चीज़ ऐसी डाल दी जिससे वो उसके जो परवाने हैं आगे बैठेंगे और वहाँ पर वो कैच हो जाएं और वहाँ से उड़ ना पाएँ और आपका वो वहाँ पे मर जाए। तो आपने एक बल्ब लगा लिया, उसके नीचे कनाली रखी, पानी रखा और उसमें आपने उनको, इसको हम नाइट ट्रैप्स कहते हैं। इसमें और भी सुंडियों के परवाने जो हैं और भी डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं वो लाइट को, चूँकि इंसेक्ट्स पसंद करते हैं, तो वो वहाँ पर आके रुकेंगे और पानी पर बैठेंगे और वहाँ पर कैच हो जाएंगे। आप ये करें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि भाई पीबी रॉप्स, अच्छा पीबी सेक्स, एक और से पहले मैं सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स की बात करता हूँ। देखें, सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। वो अगर हम लगा दें तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पिंक आनी शुरू हो गई है और एक जो अडल्ट्स हैं, जो परवाने हैं, वो आके उन ट्रैप्स में कैप्चर हो जाते हैं और उससे किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीबी रॉप्स बुनियादी तौर पर क्या हैं? पीबी रॉप्स भी जी एक ट्रिक है
पीबी रॉप्स इस तरह की रस्सियाँ होती हैं जो हम खेत में बांधते हैं, जिनमें से जो परवाना है, जो मेल है, जो अडल्ट है, उसको स्मेल लाती है सेक्स फेरामोन की। सेक्स जिनसी फंदा हम इसको कहते हैं, कि मतलब जो फीमेल में से उसको स्मेल आती है ना, तो वो उसके पीछे भागता है भाई। तो वही स्मेल उसको रस्सी में से आएगी। जब वो रस्सी में से आएगी तो भाई वो रस्सी के आगे पीछे लगा रहेगा, और फीमेल जो है वो बेचारी महरूम रह जाएगी उसकी मोहब्बत से। और इस तरह जो पौधों आगे उसकी पॉपुलेशन है वो हम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। पीबी रॉप्स का बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने अभी एक आर्टिकल स्टडी किया है कि बहुत सारे नीमाटोड्स ऐसे हैं जो इसके निम्फ को खाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी फंगस ऐसी हैं जो इसको इन्फेक्ट करके इसको मतलब ये जो पिंक बॉलवर्म है इसको इन्फेक्ट करके मारते हैं। तो अगर हम जब रेस बेड पर आ जाते हैं, हम मल्च भी करते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाखों तक की तादाद में वहाँ पर फंगस, नीमाटोड्स, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि हमारी हेल्प कर। मतलब एक मिसाल बैसिलस thuringiensis है। तो बैसिलस thuringiensis अगर आपकी, चूँकि आपने एरोबिक कंडीशंस दिया, सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, तो वो आपकी सॉइल में जब पैदा हो जाएगा तो उसकी मिकदार बढ़ेगी। जब उसकी मिकदार बढ़ेगी तो वो इंसेक्ट्स को और इन तमाम चीज़ों को जनाब काबू में करेगा और आपको कंट्रोल करके दिखाएगा। इसी तरह बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की बहुत सी आगे स्ट्रेन्स हैं। वो कोई स्ट्रेन जनाब किसी सुंडी को कंट्रोल करेगी, कोई स्ट्रेन। जब आप ये माहौल देंगे तो नेचुरली इस तरह आप कीड़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। इंटरक्रॉपिंग करके जनाब, कवर क्रॉप को इस्तेमाल करके, मल्च करके, और रेज बेड्स पर आप क्रॉप लगा के, और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करके, कि मतलब एक ही खेत में एक ही तरह की फसल ना लगाएं, एक बेड पर कुछ लगा दें, अगले बेड पर कुछ लगा दें। और पर्माकल्चर को प्रमोट करके आप कपास को रिवाइव कर सकते हैं। आप कपास से बहुत अच्छा बना। ये एक बात मेरी याद रख लें, अगर आप इस प्रोसेस को, पिकनिक को और पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी को, पैराडॉक्सी एग्रीकल्चर को समझेंगे नहीं तो फिर इस पर आने का फ़ायदा कोई नहीं है, आप इससे भाग जाएंगे। आप इसको समझें कि इसकी सेंस क्या है, उसके मुताबिक अपनी फार्मिंग को लेके चलें तो आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा है। आप यकीन करें कि आपके जो खर्चे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं थोड़ा ऐड करूँ कि हम एक सीरीज़ में आगे स्टार्ट करना चाहता हूँ आने वाले दिनों में, कि हम वीड्स पर वीडियो बनाऊं कि आपको वीड्स की अंडरस्टैंडिंग हो कि वीड हमारी दुश्मन हैं या दोस्त हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि पर्माकल्चर क्या होता है उसका मतलब आपको बताऊं, बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके मतलब बताऊं, कवर क्रॉप्स कौन कौन सी हमारे लिए ठीक हैं, किस सॉइल के लिए कौन सी कवर क्रॉप ठीक है। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आपका यकीन मज़ीद इस कुदरती निज़ाम काश्तकारी पर पुख्ता होगा। तो आपने एक तो कमेंट करके बताना है कि आज ये सीरीज़ शुरू करनी चाहिए कि नहीं, और दूसरा आपने ये बताना है कि भाई मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं कहता हूँ या तो मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करूँ और नीचे सबटाइटल उर्दू में दे दूँ, या मैं उसको उर्दू लैंग्वेज में ही करूँ और उसके सबटाइटल इंग्लिश में दे दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज गोरों तक भी जाए और उनको भी पता लगे कि जनाब पाकिस्तान में बड़े लोग इनकलाबी किस्म के काम कर रहे हैं। जी जनाब, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जनाब पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और दूसरा जनाब, वो दोस्त जो नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत